न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया प्रोग्राम का, क्योंकि हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया, जिसमें हम हर शनिवार और रविवार को एक नए बीमारी को लेकर के बातचीत करते हैं, एक नए विषय पर हम चर्चा करते हैं। और आज जो विषय हमने चुना है यह है नसों से जुड़ा हुआ। कई बार आपने ये देखा होगा कि हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में, या फिर कई बार हमारे हाथों की ग्रिप भी बहुत मजबूत नहीं हो पाती है, हमारे हाथों से चीज़ें छूटने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी प्रकार की परेशानी आपके नसों में हो रही है, नसों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आपकी नसें नीली पड़ने लग रही है, तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, इसे समझने के लिए आज हम डॉक्टर से भी जानेंगे। और आप सभी के लिए भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप उस पर हमें फ़ोन करके और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें इस पर, इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। नसों में सूजन को मेडिकल भाषा में न्यूराइटिस कहा जाता है। इस स्थिति में एक नस में या अधिक नसों में सूजन आ जाती है। नसों में सूजन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नसों में चोट लगना या संक्रमण होना आदि। इसके अलावा किसी स्वप्रतीक्षित रोग के कारण भी नसों में सूजन हो सकती है। नसों में सूजन मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां से नसें खराब या सड़ने लगती हैं। सूजन से ग्रस्त नसों में झुनझुनी और दर्द भी हो सकता है। अक्सर नसों में सूजन से होने वाला दर्द लगातार महसूस नहीं होता, ये बीच बीच में कम या बंद भी हो सकता है और दोबारा भी ये दर्द महसूस हो सकता है। नसों से जुड़ी कई समस्याएं तब होती हैं जब हमारे नसों के अंदर के वाल्वा काम करने बंद कर देते हैं, जिससे सामान्य रक्त प्रवाह के बाधा उत्पन्न होती है और हमारे नसों और अंगों में सूजन आ जाती है। ये नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर पाई जाती है। नसों का मुख्य कार्य मस्तिष्क से शरीर के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल पहुंचाना होता है। जब इन नसों में सूजन आ जाती है तो ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। शरीर के प्रभावित हिस्से में लगातार झनझनाहट महसूस होना, प्रभावित क्षेत्र की त्वचा पतली पड़ जाना, हाथों की नसों में दिक्कत से बार बार वस्तुएं छूटना, सूजन चेहरे की नसों में हो तो चेहरे का लकवा होना, पैरों की नसों में सूजन से चलने में दिक्कत या दर्द होना, नसों में जलन महसूस होना और प्रभावित हिस्से में तेज दर्द होना, प्रभावित नस का क्षेत्र सुन्न होना, झुनझुनी या चुभन महसूस होना। जब नस प्रभावित होती है तो उससे जुड़ी मांसपेशियों की शक्ति भी प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में नसें पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, जो लकवा का एक स्पष्ट रूप होता है। नसों में सूजन का इलाज उसके कारण के आधार पर किया जाता है। इसके इलाज में दवाएं, पोषक तत्वों के सप्लीमेंट्स और शारीरिक थेरेपी, कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन भी किया जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन अब हम इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 डॉक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आगे भी हमारे साथ 2 और डॉक्टर्स जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर्स का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अपूर्व शर्मा, कंसल्टेंट है आप न्यूरोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल से, गुरुग्राम मणिपाल हॉस्पिटल से। दरअसल डॉक्टर अपूर्व शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर रंजन कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज़ इंडिया पर, फिजिशियन है आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर अपूर्व मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम बात नसों की करते हैं, इसमें कई बार कुछ कंफ्यूजन ये भी हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि मसल्स में वो पेन है या नसों में पेन है। तो इसे हम समझ कैसे पाएंगे? अगर नसें सूजना शुरू कर देती हैं तो फिर वो मसल का पेन कहेंगे या नसों का ही पेन कहेंगे? नमस्कार जी। तो सबसे पहले कंफ्यूजन अक्सर ये होता है, नर्व्स, आर्टरी, वेन, अक्सर तीनों को ही नस बोला जाता है।
तो ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ा कारण है कि गलत स्पेशलिस्ट के पास फर्स्ट रिव्यू कराने का। सो नर्व्स होते हैं विच कैरी द सेंसेशन, वो टच का हो, वाइब्रेशन का हो, पोजीशन सेंस का हो, तो ये सारी बेसिक जो, और पेन, टेम्परेचर, ये सेंसेशन को जो मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, इन चैनल्स को, इन ट्यूब्स को, या हम कहते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को हम नर्व्स कहते हैं। आर्टरी होती है जो साफ खून, ऐसे ट्यूब्स जो साफ खून को दिल से पेरिफेरी टिश्यू की ओर ले जाया जाता है, और वेन्स वो ट्यूब्स होती हैं जो यूटिलाइज्ड ब्लड प्रोडक्ट्स के बाद जो, जैसे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो बैड ब्लड या जो कहते हैं इम्प्योर ब्लड, इसको वापस हार्ट की ओर ले जाया जाता है। सो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लिम्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में जो ब्लूइश डायलेटेड लंबी लंबी जो धाराएं, सांप जैसी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ना, वेन्स कहते हैं। आर्टरी यूजुअली एडल्ट्स में दिखती कम है, हालांकि कई बार उसमें पल्सेशन तो हम फील करते ही हैं, बट जो विजिबल होता है भारी सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, वो वेन्स होते हैं। नर्व्स विजिबल नहीं होते, बहुत ही एक्सपर्ट्स ही इसको पैल्पेट कर पाते हैं कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। सो जो भारी रूप से दिखता है वो वेन्स हैं। अच्छा, किसी के भी इन्फ्लेमेशन से पेन तो होगा ही, बट अल्टीमेटली वो नर्व का इन्फ्लेमेशन हो, आर्टरी का इन्फ्लेमेशन हो, मसल का इन्फ्लेमेशन हो, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो, या स्वयं नर्व्स का अपना इन्फ्लेमेशन हो, ये पेन सेंसेशंस नर्व्स ही कैरी करते हैं। सो अच्छा, जहाँ तक आपकी बात रही नर्व्स और मसल में, तो नर्व और मसल एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अल्टीमेटली नर्व्स का पेन कई बार बिना मूवमेंट के भी हो जाता है, मसल का पेन अक्सर मूवमेंट के बाद बढ़ता है, हालांकि ये कोई एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। कई बार नर्व्स का पेन, स्पेशली जो डायबिटीज़ में, जो हम कहते हैं डायबिटिक हेमाट्रोफी, उसमें हिप और प्रॉक्सिमल रीजन्स में जो पेन होता है और रात को बढ़ता है, मूवमेंट्स पे बढ़ता है, तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं होता। बट जहाँ तक पेन सेंसिटिव जो स्ट्रक्चर ले जाता है उसको नर्व्स कहते हैं। आर्टरी और वेन केवल खून का जाना और ले जाना का फंक्शन करते हैं। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, लौटूंगी मैं आपके पास। और डॉक्टर रंजन भी हमारे साथ है। तो डॉक्टर रंजन, क्योंकि जब हम स्वेलिंग की बात करते हैं, ये किन कारणों से हो जाता है, ये सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी। जी, जो नर्व जो स्वेलिंग वगैरह है उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज में हो जाता है, जैसे आर्थराइटिस, ओजोन सिंड्रोम, सिंगल्स। नर्व की इंजरी है तब हो सकती है। नर्व वीक हो रहे हैं, कई बार मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, उसमें हो जाता है। डायबिटीज़ वगैरह में हो सकता है, कई तरह की बीमारियों में हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसमें हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हो, जैसे झंझनाहट हो रही हो, नसें वीक हो रही हो, मसल पेन हो रहा हो, या मसल की वेस्टिंग हो रही हो, तो फिर आपको जाकर अपने फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसके बारे में समझना चाहिए कि कोई किसी बड़ी बीमारी की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं, और उसकी जांच करानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके भी पैरों या हाथों में अगर आपको स्वेलिंग नज़र आती है, तो डॉक्टर रंजन ने भी यही बताया, डॉक्टर अपूर्व ने भी यही बताया, पहले तो आपको फ़र्क समझना होगा। और अगर आपको ज़रा से भी ऐसा एहसास होता है कि अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या स्वेलिंग बढ़ती जा रही है और आप कुछ फील नहीं कर पा रहे, तो फिर डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर आपके कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उसे ही फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर पीयूष ओझा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो इंटरवेंशन, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर पीयूष, अभी क्योंकि हम नसों में स्वेलिंग को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन नसों में जब सूजन होती है तो हमने कई बार ये देखा है कि कई बार अपने आप ये ऑटोमेटिक कम हो जाती है, या बिल्कुल ना के बराबर ये समाप्त हो जाती है। और किसी किसी व्यक्ति में हमने देखा है कि ये स्वेलिंग तो बरकरार रहती है, लेकिन उसे दर्द फील नहीं होता। तो ये जो फर्क हमने देखा है, ये फर्क किस वजह से होता है और इसके पीछे क्या कारण माना जा सकता है? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो आपने दो बातें कही हैं, नसों में सूजन और नसों में जो स्वेलिंग जो बात चलती है और उनके अंदर सिम्टम्स परसिस्ट रह जाते हैं, तो ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नसें या नर्व्स जो कहते हैं, दो बेसिक तरह की होती हैं। एक होती हैं मोटर नर्व्स और एक होते हैं सेंसरी नर्व्स। सो मोटर नर्व्स जैसे कि हमारी हाथ पैरों के फंक्शन यानी कि कार्यशैली को प्रभावित करती हैं। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन कंट्रोल करती हैं। अब सेंसेशन में जो अफेक्शन हो सकता है वो दो तरह से हो सकता है। पहली चीज़ होती है पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव मतलब हाथ पैर में झंझनाहट होना, जिसको हम टिंगलिंग कहते हैं, जलन होना। और दूसरा सिम्टम होता है नम होना, यानी कि सुन्न होना। तो
अगर आपको कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नसों में सूजन नहीं हो सकती, नसों में इन्फ्लेमेशन फिर भी हो सकता है। और बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसमें ये शॉर्ट लिव हो सकता है, जैसे कि कभी कभी किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। पर हमेशा ये एक सजेशन होता है कि अगर आपको नर्व से कोई भी बीमारी या तो परसिस्टेंट है या बार बार हो रही है तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके उसका इलाज करना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर अपूर्व, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर पीयूष ने भी बताया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप भी इस बात का जिक्र कर भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि खुद से कुछ भी अपने आप से नहीं करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम इस फ़र्क को देखते हैं, जैसा अभी आप सभी ने जिक्र किया कि झुंझुनाहट होना या फिर मामूली तौर पर हम देखते हैं कभी कभी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बदलाव के साथ भी आते हैं, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन वो पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूँगी जब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आप घर पर भी रहते हुए सिर्फ मालिश करके भी कई लोग इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, चलो बाद में चले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस वक्त लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आपको डॉक्टर विजिट करना ही पड़ेगा? देखिए, कभी भी बॉडी में अगर पेन होता है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेन एक सेंसेशन है जो बॉडी को बताता है कि आपको आगे कुछ पोटेंशियल हार्म या कोई एक इमीडिएट हार्म है। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए शरीर में हम अपना उंगली आग के पास ले जाते हैं और क्योंकि वो ज्वलन है, उसमें हीट होती है, टिश्यू इंजरी कर सकता है। अगर मैं अपनी उंगली आग के पास ले जाऊंगा, ऑब्वियसली मेरे को दर्द होगा और मैं हाथ वापस ले जाऊंगा। बट अगर कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई आग नहीं है, फिर भी उंगलियों जल रही है, तो ये इसे कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना आप इग्नोर करेंगे उतना इसकी वजह अपना रूप विकराल लेती रहेगी और ये बीमारी एक टाइम के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो जैसे ही पहला लक्षण मिले, मैं सजेस्ट करता हूँ तुरंत ही अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से ज़रूर मिलें। यानी डॉक्टर अपूर्व, आप ये कह रहे हैं कि अगर हल्की सी भी झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, हाथों या पैरों में जलन महसूस हो रही है, तभी आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, कई बार हम लोग अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, टॉयलेट सीट हो, ऑफिस चेयर्स हो, तो उसमें कई बार हम पैर भी सुन्न हो जाते हैं जी। वो बिकॉज हमारा सियाटिक नर्व नीचे से पोस्टीरियर बैक ऑफ थाई में वो कंप्रेस होता है। अब ये मामूली चीज़ों के लिए जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, पोस्चर चेंज करने में या थोड़ा हल्का फुल्का मसाज करने में, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेते रहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है B1, B2, B3, B6, B12 और कुछ सोर्सेज कहते हैं B5। तो ये एसेंशियल ये जो मल्टीविटामिन जो कॉम्बिनेशन या डेफिशिएंसी होती है, इसमें कॉमन प्रेशर्स पे आपको नर्व्स के इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स आते हैं, जैसे जलन, झंझनाहट या लॉस ऑफ सेंसेशन, और ये अक्सर पॉस्चर चेंज करने पे सेटल भी हो जाता है। तो इसके लिए इमीडिएटली आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट ले लीजिए, बट अगर ये परसिस्ट करता है, बार बार होता है और हल्के प्रेशर पे भी होता है, तब जरूर आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। इस बीच चंडीगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हेलो, यस, आई एम गेटिंग योर वॉइस, या प्लीज। जी प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रवीण वालिया बोल रहा हूँ। मेरे को ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो 200 के करीब रहता है। 200। मैं पीसीआर से चाहूंगी कि इनका वॉल्यूम थोड़ा अप किया जाए, क्योंकि ऑडियो की दिक्कत आ रही है। हेलो, यस, नाउ। जी प्रवीण जी, आप सुन रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड की। तो जो लेवल है वो 200-210 के करीब रहता है। वो जब तक मेडिसिन खाता हूँ तब तक तो कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम आपने बताया। प्रवीण जी, माफी चाहूंगी आपसे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आप दोबारा से हमें संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियो क्लैरिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम तक आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप में से जो भी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो कृपया दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, इस वजह से भी ऑडियो में टेक्निकल फॉल्ट आता है। खैर, हम अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर रंजन जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये देखा है बहुत कॉमन फैक्टर, जिस तरीके से अभी डॉक्टर अपूर्व भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई बार झंझनाहट हम उसे बहुत इजीली ले लेते हैं, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि रह करके एक ही दिन में बहुत बार अगर पैर सुन्न हो जा रहे हैं, हाथ सुन्न हो जा रहे हैं,
तो क्या ये बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ मतलब कोई भी इसे लेता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, या फिर वो ट्रिगर पॉइंट हम इसे मान सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको संभलने की ज़रूरत है, और इसका ट्रीटमेंट है क्या? बिल्कुल जी, अगर बात केवल केवल सुन हो जा रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पर वो अपना हाथ पैर पूरी तरह से मूव कर रहे हैं, उनके चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बात करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही है, छोटे छोटे काम जैसे कंघा करना, शर्ट का बटन लगाना, इस सब में कोई तकलीफ नहीं आ रही है, तो ये माइनर डिफिशियंसी हो सकती है जो विटामिन की कमी से हो सकता है। और तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर एक बार डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करानी चाहिए। पर अगर उनको एकदम से या अचानक से लगता है कि वो बिल्कुल से नहीं उठ पा रहे हैं, उनकी जो बात करने की क्षमता है वो नॉर्मल नहीं है, आवाज़ में लड़खड़ाहट हो रही है, या फिर कोई एक हाथ नीचे का या पैर जिसमें वो पूरी तरह से उठा नहीं आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, स्पेशली जब एल्डर एज हो और शुगर बीपी के मरीज हो, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी कभी स्ट्रोक भी रहता है। तो ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है कि उसमें टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे अचानक से अगर कुछ इस तरह के लक्षण हो कि जिसमें हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, आवाज़ में लड़खड़ाहट हुई है, बोल नहीं पा रहे, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और इमीडिएटली जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। पर केवल अगर उनको झंझनाहट है, वीकनेस है, तो फिर तब वो इमरजेंसी नहीं होती, तब वो आराम से अपने डॉक्टर से मिलके उसके वजह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई उनको बीमारी तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है, कोई विटामिन की डिफिशियंसी तो नहीं है, तो तब उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर पीयूष, मैं आपका भी रुख कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले हमने ये भी देखा है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर पीयूष ने भी माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर अपूर्व ने भी हमें समझाया कि वेन्स, आर्टरी और जब हम नर्व की बात करते हैं तो ये तीनों अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, तीनों के मायने भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ऊपरी नर्व्स जो हमें महसूस होती है और उभरी हुई नसें जिनको हम कह देते हैं आम भाषा में, तो वो जो ब्लू या रेड कलर की नसों का जब कलर चेंज होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा डार्क होनी शुरू हो जाती है, तो इसे हम क्या मान करके चले? क्या ये डेंजरस है या फिर इसे भी ठीक किया जा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? देखिए, जो अभी बात हुई है आर्टरी, वेन्स और नर्व्स की, तो जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पैरों के पीछे के हिस्से में जो उभरी हुई नीली नसें दिखती हैं, जी जिन्हें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेरिकोज वेन्स कहते हैं, जी ये अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जिनके अंदर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है। जैसे कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी कॉमनली होता है, अगर वेट ज़्यादा है तो होता है। तो अगर ये आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही है तो मोस्टली ये कॉस्मेटिक इश्यू होता है। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहे तो बहुत सारे मरीजों के अंदर फटीग हो सकता है, पैरों के अंदर दर्द हो सकता है। तो उसमें आप बेसिक तरीके से, जैसे कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करें, इलास्टिक स्टॉकिंग्स आती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम दूसरी तब शुरू होती है जब इसकी वजह से पैरों में सूजन आना चालू हो जाता है, मरीज का चलना फिरना दिक्कत हो जाती है, और कुछ कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर इनके अंदर क्लॉटिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। उस कंडीशन के अंदर कुछ तरह की सर्जरीज होती हैं जिससे कि आप इनको ट्रीट करा जा सकता है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से सर्जरीज होती हैं। बट वेरिकोज वेन्स यानी कि पैरों में जो नसें पड़ती हैं नीले रंग की, वो नर्व से अलग है, ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। ठीक है। तो हमारे दर्शक अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अगर अब तक आप भी ये सोच रहे थे कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं कि आपके पैरों की नसें सूज रही हैं या उनका कलर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, यानी कि बहुत डार्क ब्लूइश आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और इसके लिए भी आपको पहले समझना होगा और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट कीजिए। लेकिन डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट कीजिए अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप अगर बीमार पड़ने वाले हैं या फिर आपको दर्द महसूस हो रहा है या आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसे अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर अपूर्व, एज फैक्टर पर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या इसमें कोई एज फैक्टर हम देख पाते हैं या फिर ये हर एक एज ग्रुप को हो सकता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा जनरेशन है, तो क्या ये हर एक जनरेशन के लोगों को हो सकता है या फिर सिर्फ एक एज फैक्टर वाले लोगों को? देखिए, न्यूरोपैथी किसी भी एज में हो सकता है। तो हम अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग टॉप डिफरेंशियल या टॉप जो हम बीमारियां हम पकड़ना चाहते हैं वो बीमारियां अलग होती हैं। ओल्ड एज में या मिडिल एज में सबसे कॉमन आपका डायबिटीज़, कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल का कंजम्पशन से हो जाता है, स्मोकिंग से होता है, कुछ पैराप्रोटीनेमिया या स्पेशली जो कहते हैं कि खून में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ने से ही हो जाता है। कई बार कैंसर का पहला लक्षण भी न्यूरोपैथिक पेन होता है।
तो मिडिल एज और एल्डरली पॉपुलेशन में हम ये सस्पेक्ट करते हैं। यंग ग्रुप अगर हम बोले तो उसमें स्पेशली जो लेबरर क्लास या जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इनमें आर्सेनिक, थैलियम टॉक्सिसिटी ये कॉमन होता है। लेड टॉक्सिसिटी यानी ये जो ऐसे कोई केमिकल्स और से बॉडी में इंजरी कर सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी किसी भी एज में हो सकता है, बट स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में अप्रोप्रिएट डाइट के बावजूद भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जवान लोगों में और बच्चे में विटामिन डेफिशिएंसी यूजुअली या तो फ्लडिंग के टाइम या कोई महामारी के टाइम या जैसे माल नरिश्ड, काफ़ी टाइम से 6 महीने तक कोई माल नरिश्ड है, तब जाके विटामिन डेफिशिएंसी से भी बच्चों में भी न्यूरोपैथी के लक्षण आते हैं। ठीक है, तो आपने अब तक डॉक्टर्स से सुना कि क्या कुछ इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। और लेकिन अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या इसके लिए कोई सर्जरीज भी होती है या सिर्फ ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन से इसे ठीक किया जा सकता है, और साथ ही डाइट में बदलाव से इस पर कितना ज़्यादा असर किया जा सकता है। इन सभी सवालों को लेकर के हम जानेंगे डॉक्टर से ही, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हेल्दी इंडिया में आज हम बात करें कि आखिर जो नसों में सूजन आपको महसूस होता है ये किन कारणों की वजह से होता है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है, पॉसिबिलिटी कितनी होती है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, और क्या क्या टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं या डाइट में परिवर्तन के साथ में क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर से सीधे जानेंगे। और इस बीच हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अपूर्व शर्मा हमारे साथ है, डॉक्टर रंजन कुमार जी है और साथ ही डॉक्टर पीयूष ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अपूर्व से हमने जाना, डॉक्टर रंजन जी से भी हमने जाना, लेकिन डॉक्टर पीयूष अब मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अब तक जो हम समझ पा रहे हैं कि जब नसों में स्वेलिंग होती है उसे समझने के लिए भी, और जब तक हम उसे समझ पाते हैं हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम बात बार बार डाइट को लेकर के कर रहे होते हैं। तो फिर ये समझना चाहूँगी कि ऐसे में अगर जिन्हें भी नसों की समस्या है उन्हें क्या कुछ अपने डाइट से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, क्या बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें अगर हम बात करें डाइट की, जो नसों की बीमारियां स्पेसिफिकली न्यूरोपैथी की अगर हम बात करते हैं जी, तो हटाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। आप पहली चीज़ तो खाने के अंदर हरी सब्जियां यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ध्यान दें। अगर आप डायबिटिक हैं तो यू शुड बी मोर कॉशियस कि आप डायबिटिक डाइट जो होती है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाएं, ज़्यादा तला गला नहीं खाएं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ सर्टन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ाने में परेशानी रखते हैं। तो आपका खान पान आपके प्रोबेबली रिस्क फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हटाने का ऐसा कोई पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं कि इन डाइट से हमको हटाने से पड़े, बट जैसे डायबिटीज़ है या फिर कुछ दूसरी बीमारियां हैं तो आप उसके मॉडिफाइड डाइट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने आपने बता दिया कि ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि कोई चीज़ आपको पर्टिकुलर उसे हटाना है, डाइट से अवॉइड करना है, लेकिन कुछ ऐसा जो हम डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं? हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी होता है उनका। नॉन वेजिटेरियंस अगर आप हैं तो फिशेस, जो कि सर्टन फिश फैटी ऑयल्स होते हैं, फिशेस के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, जो कि हमारी नर्व्स की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जी। कुछ तरह के जो हमारे वो होते हैं बेसिकली आमंड्स वगैरह जो होते हैं, उनको खाने में भी नर्व की रिकवरी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है डॉक्टर अपूर्व, क्योंकि इससे पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे और आपने भी कहा कि एक सीवियस फॉर्म भी होता है न्यूरो में, तो मैं वो जानना चाहूँगी कि ये क्या होता है? तो सीवियस फॉर्म ऑफ न्यूरोपैथी जो हम फेस करते हैं उसे कहते हैं गियान-बार सिंड्रोम, GBS जो आम भाषा में बोला जाता है। इसमें मुख्य तौर पे मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स या दोनों को वेरिएबल कॉम्बिनेशन में अचानक से उनका निष्क्रिय होना, और जिस वजह से पेशेंट एक टाइप का पैरालाइज हो जाता है। हालांकि ये रिवर्सिबल, ज़्यादातर केस में अगर सही इलाज मिले तो रिवर्सिबल है। अक्सर ये पैरों से शुरू होता है, मोस्ट कॉमनली जो पैर पहले चलने में दिक्कत होगी, उसके बाद हाथ उठाने में दिक्कत होगी। सीवियरेस्ट फॉर्म मुझे कहते हैं जब सांस लेने में भी परेशानी हो
या कई बार आपकी आई मूवमेंट्स या जो फेरेंजियल मसल्स हैं, स्वैलोइंग, स्पीच की मसल्स हैं, ये भी पैरालाइज हो जाती, ये भी वीक होती हैं। तो इन पेशेंट्स को अक्सर हम देखते हैं कि विद इन 48 आवर्स ऑनसेट के विद इन 2 दिन के अंदर ये पेशेंट्स वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और लगभग 20 से 25 दिन वेंटिलेटर पे रख के इनको ट्रैकेस्टोमी करके आगे कंजर्वेटिव थेरेपी से वो इम्प्रूव हो जाते हैं। और अगर सही टाइम पे आए पेशेंट्स तो IVIG, प्लाज्मा एक्सचेंज और किन किन केसेस में मिथाइलप्रेट जो हम स्टेरॉइड कहते हैं ये भी हम देते हैं। सो जल्द से जल्द ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए जहाँ भी न्यूरोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर अपूर्व। डॉक्टर रंजन, हमने ये भी सुना है कि कई लोगों के साथ में समस्याएं होती है, यहाँ तक आपने भी अपने जवाब में, पिछले जवाब में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये तब तक बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है जब तक आपके मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी के हाथ से जैसे वो ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, मूवमेंट रह रह करके रुक जा रही है, तो फिर इसे हम क्या समझ पाएंगे? क्या इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता ही चला जाता है? ये कई बार ये मसल वीक होते हैं तब हो सकता है, पर कभी कभी स्पेशली मिडिल और एल्डर एज में स्ट्रोक भी हो सकता है जब अचानक से ऐसे सिम्टम्स डेवलप करते हैं कि जब इसमें अचानक से हाथ पैर चलने बंद हो गए, हाथों की पावर एकदम कम हो गई है। उसमें पहले 4 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसमें फिर हॉस्पिटल पहुँचे और एक इंजेक्शन लगाया जाता है कि अगर कुछ नसें ब्लॉक वगैरह हुई हैं उसके लिए फिर MRI करके देखा जाता है कि कुछ नसें तो नहीं ब्लॉक हुई हैं, तो फिर उसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अचानक सडन हो, जो पहले कोई हिस्ट्री नहीं हो, जिसमें आपको हाथ पैरों का मूवमेंट कम हो जा रहा हो बहुत ज़्यादा, और या तो आवाज़ में लड़खड़ाहट हो रही हो या बोल नहीं पा रहे, तो फिर उसमें देर नहीं करना चाहिए, उसमें इमिडिएटली हॉस्पिटल जाकर इमरजेंसी में या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से मिल डिस्कस करके फिर उसका इलाज कराना चाहिए। अगर ये कई दिनों की प्रॉब्लम धीरे धीरे हो रही है तब आप आराम से उसका जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पर अचानक अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही हो तो उसमें फिर रुकने का मतलब नहीं होता, इमिडिएटली जाएंगे तभी आपको सही इलाज मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही डॉक्टर रंजन, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी इसके लिए पॉसिबल टेस्ट क्या कुछ रिकमेंड करते हैं आप? अगर अचानक से हाथ पैरों में वीकनेस होती है या आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है तो MRI ही देखा जाता है। MRI में देखा जा सकता है कि कोई CT या MRI करके देखते हैं कोई ब्रेन में ब्लीड तो नहीं हुआ है या फिर आपकी कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, पैरालिसिस तो नहीं हुई एक साइड की, तो वो इमिडिएटली वो पहले करके देखेंगे और सही टाइम पे इंजेक्शन मिलेगा तो पूरे फंक्शंस वापस आ जाते हैं। अगर इसमें देरी होती है तो कई बार ये प्रोलॉन्ग रह जाता है और सिम्टम्स पेशेंट को रिकवर होने में टाइम लग जाता है, कई महीनों की फिजियोथेरेपी और दवाइयों से फिर रिकवर हो पाते हैं। ठीक है डॉक्टर पीयूष, अभी हम टेस्ट का जिक्र कर रहे थे, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी, जब हम बात मेडिकेशंस की करते हैं तो क्या सिर्फ मेडिसिन के पर्पस पर ठीक किया जा सकता है या फिर हर बार, जैसे डॉक्टर ने बताया कि MRI करने के बाद ये पता चलता है कि इनको कितनी प्रॉब्लम है या क्या कुछ ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए कोई सर्जरीज भी होती हैं? देखिए, पहले ये जानना कि क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये होता है कि हो क्यों रहा है। जैसे माने कि आप अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ का दर्द और हाथ का वीकनेस बहुत कारणों से होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर एक्यूट ऑनसेट है यानी कि एकदम से हुआ है तो ये स्ट्रोक इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। अगर ये तकलीफ आपको लंबे समय से धीरे धीरे बढ़ रही है तो भी उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्पाइन के अंदर नर्व्स दब रही हो सकता है कि जो स्पाइन से नर्व्स निकलती हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कि आपकी जो रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़ है आपको, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ मरीजों के अंदर कुछ तरह की बीमारियां, जैसे कि टीबी हमारे देश में बहुत कॉमन है, तो टीबी की कुछ बीमारियों से भी नसों में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हो क्यों रहा है। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ दवाइयाँ हैं। कुछ जगह, जैसे कि अगर आपकी सीवियर नर्व कंप्रेशन है, जैसा कि गर्दन में देखा जाता है, या फिर महिलाओं में बहुत कॉमन एक हाथ में झंझनाहट की तकलीफ होती है जिसकी हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर अगर दवाइयों के बावजूद भी दिक्कत बढ़ती जा रही है तो एक सर्जिकल ऑप्शन ज़रूर होता है। पर इन सब के अलावा मेडिकल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास बहुत तरह की दवाइयाँ हैं एंड साथ साथ फिजियोथेरेपी जो कि रिकवरी के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है। तो पहले ये जानना कि ये सब हो क्यों रहा है, उसके हिसाब से दवाइयाँ या सर्जरी प्लस फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है।
ठीक है, यानी इसे आप बता रहे हैं कि इसे फिजियोथेरेपी और दवाइयों के बेसिस पे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि ये पता लगाया जाए कि इनको सर्जरी की नीड है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ मेडिसिन दे करके और इसे ठीक किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर अपूर्व, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले डाइट को लेकर भी बात कर रहे थे, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जिन लोगों को नसें से जुड़े कोई भी ऐसी समस्या है या स्वेलिंग की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, मूवमेंट्स बंद हो जा रहे हैं, ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर आप अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं या स्मोक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी को बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। क्या इस पर भी किसी प्रकार का कोई अल्कोहल या सिगरेट से कुछ इफेक्ट होता है? सो अल्कोहल इटसेल्फ इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, सबसे बड़ा जहर तो अल्कोहल ही है। स्मोकिंग भी वो नर्व्स, आर्टरी, वेन तीनों को ही इन्फ्लेम कर सकता है। सो डेफिनेट रोल है अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको का इन न्यूरोपैथी या वेन्स या आर्टरी के ऑक्लूजन्स में। सो हम तो कभी इसमें रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं या आप स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसे प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप भी अवॉइड करें। आपने अब तक हर बीमारी को लेकर के सुना होगा, सभी डॉक्टर्स यही बताते हैं कि चाहे आपको किसी भी बीमारी का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, अगर आप अपने आप को दुरुस्त रखना चाहते हैं, अल्कोहल से अपने आप को बचाए रखिए। आप सेहतमंद फिर भी रह सकते हैं, उम्मीद बरकरार रखिए और ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। डॉक्टर रंजन, अभी क्योंकि हमने डाइट को लेकर समझा, हमने अल्कोहल को लेकर के जाना, लेकिन एक और फैक्टर भी हमने नोटिस किया है कि मेरे भी नोन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि अगर वो रात के समय में सो रहे होते हैं, उन्हें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें पैरों में उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, जबकि पूरे दिन वो ठीक रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, बट वो उनको पैर पटकने की आदत होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? कई बार ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, एंजाइटी की वजह से होता है। कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से भी पैरों में नमनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो विटामिन्स की डिफिशेंसी, B12 की डिफिशेंसी से भी कई बार ऐसा होता है। तो अगर उनको ये किसी को बार बार ये दिक्कत आ रही है तो फिर एक बार अपने जांच करा, डॉक्टर से मिलके अपनी जांच करानी चाहिए और उसका सही कारण पता लगाना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहे हैं। तो डॉक्टर रंजन का भी आपके लिए यही सजेशन है, अगर आपके साथ भी ये समस्या होती है और आपके पैरों में बेचैनी आपको रात को सोते वक्त महसूस हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से अजय गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ना पिछले 10-12 दिन से कुछ सर में लेफ्ट साइड पे पेन फील हो रहा है और उसके बाद जो बाकी सर में जब मर्जी एकदम ऐसा लगता है जैसे सुन सा हो रहा हो, कुछ हिम्मत नहीं होती है, तो वो क्यों हो रहा है पता नहीं, वो क्वेश्चन पूछना था मेरे को प्लीज। ठीक है अजय जी, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। अजय जी नमस्कार। आपके सिर्फ गर्दन पे दर्द हो रहा है कि सर के अंदर भी जा रहा है? जी, सर में ना लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है मेरे को, पीछे हो रहा था फिर थोड़ा कम हो गया है अभी। पीछे की तरफ, आगे की तरफ? सर में बीच में एग्जैक्टली, मतलब लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड में होता है पीछे। आपकी एज कितनी है? 46। सॉरी? 46। और ये पहली बार सर दर्द हुआ है आपको? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है, लास्ट ईयर हुआ था, तो उस समय भी हुआ था, दर्द हुआ था, फिर वो अपने आप ठीक हो गया था, फिर अब दोबारा अब हो रहा है इस समय। कोई फैमिली हिस्ट्री? नहीं। कितना तेज दर्द होता है सर आपको? दर्द बिल्कुल हल्का सा हुआ था और फिर अब ठीक हो गया, फिर होता रहता है जब मर्जी। और लेकिन साइड में और बाकी सर में अगर लगता है कि सर में वीकनेस सी हो रही हो तो ज्यादा हिम्मत नहीं हो पाती है, कई बार एकदम बिल्कुल वीकनेस सी फील होने लग जाती है सर में, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता मैं। ठीक है, देखिए ना, ये जो सर दर्द जिस तरह का बता रहे हैं बहुत सारे कारणों से हो सकता है। वैस्कुलर हेडेक एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। कभी कभी एक स्ट्रेस भी इस तरह के सर दर्द को कर सकती है। विजन, अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी लोगों को एक तरह का सर दर्द होता है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, उसकी वजह से भी इस तरह का सर दर्द हो सकता है। तो इस तरह के सर दर्द जो कि आप बता रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए ना, मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आपके नज़दीकी जो भी डॉक्टर हों उनसे एक बार मिले, क्योंकि कभी कभी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज देता है डायग्नोसिस के लिए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि एक बार बिना एग्जामिनेशन की कोई दवाई ना लें। जो भी नज़दीकी आपके डॉक्टर, एक बार उनसे मिलें, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कशन करें और एक बार साथ साथ तो आपको देख पाएंगे कभी, क्योंकि आंखों की जांच भी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमको देखकर इसका आगे इलाज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है सर। ठीक है अजय जी, उम्मीद करते हैं कि आप के सवालों का जवाब आपको मिला होगा और आप नियर बाई डॉक्टर ज़रूर विजिट कीजिए ताकि
ये पता चल सके कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिलहाल डॉक्टर अपूर्व, एक बार मैं फिर आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे हमारे साथ जो कॉलर भी जुड़े उन्होंने भी बताया कि उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है अगर उनके बैक में और उसके बाद उनके सर में ये पेन जा रहा है, सियाटिक नर्व में या वेरिकोज नर्व को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी आप नर्व को लेकर के बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना इसको चाहूँगी कि इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा कि अगर हमें उभरी हुई नसें दिख रही हैं, उसमें हमें स्वेलिंग महसूस हो रही है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये सियाटिक नर्व की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है या फिर सर्वाइकल का एक वो पेन अगर होता है तो भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भी कहीं कोई नसें ना सूज रही हो, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है या अलग अलग है? पहले मैं वेरिकोज वेन्स पे बात करता हूँ। वेरिकोज वेन्स जो उभरी हुई बल्बस डायलेटेड वेन्स जो हमें दिखती हैं सांप जैसी, जैसे कैसे कोई वॉर्म या सांप चमड़ी के नीचे किसी ने प्लेस कर दिया हो, तो ये वेन्स की दिक्कत है और यूजुअली ये पेनफुल नहीं होती हैं। अगर आपको उसी बॉडी हिस्से में पेन हो रहा है तो वो ज़्यादातर संभावना है कि वो उस पेन का कारण नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आपके वेरिकोज वेन्स अनट्रीटेड हैं और आपका पॉस्चर ज़्यादातर खड़ा रहने वाला है, सो एंकल के आसपास कई बार सूजन और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण कई बार नर्व्स में प्रेशर पड़ने से सेकेंडरी पेन हो सकता है। बट वेरिकोज वेन अगर हम अपना नी के पीछे वाला हिस्सा देखें या थोड़ा बैक ऑफ थाई या बैक ऑफ काफ देखें, एंकल से ऊपर देखें, तो ये डायरेक्टली पेन का कारण नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं सियाटिका जो आप कहते हैं। ये बेसिक सियाटिक नर्व जो हमारे लंबोसेकल प्लेक्सस जो हमारी कमर में नर्व रूट्स होती हैं उसका गुच्छा बनता है और वो उसका सबसे बड़ा जो नर्व फाइबर होता है उसे हम सियाटिक नर्व कहते हैं। सो पहले तो ये आपके पुश्ट एरिया जो आपके बटक्स हैं वहाँ से निकल के बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ योर काफ और उसके बाद वो आपके एंकल के लेटरल या साइड वाले पोर्शन में जाके टर्मिनेट होती हैं। सो मोस्ट कॉमन रीज़न इसका बटक के आसपास कोई मसल स्पैज़म या आपके पोस्टीरियर या बैक ऑफ थाई में कई बार अनड्यू प्रेशर या बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर में, जैसे एक एज ऑफ चेयर आपके कई बार वो नर्व को सैंडविच बना देती है बिटवीन दी बोन एंड दी चेयर का एज, तो इस वजह से सियाटिक नर्व के कंप्रेशन से ये पेन होता है। और ये स्पेसिफिक पैरेस्थीसिया, जलन, झंझनाहट, पेन, नमनेस ये पूरे पैर में जाती, केवल एक को हिस्से में नहीं रहती। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी ये आपको पेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ सरफेस ऑफ स्किन में कोई डैमेज या कोई टिश्यू इंजरी नहीं हुई है। अब आते हैं हम तीसरी बात पे जो नेक के बैक और सिरदर्द का बताते हैं। सो हाँ, C2 नर्व रूट होते ही आपके, जैसे हम कहते हैं ब्रेगमा, एक ये जहाँ कोरोनल सैजिटल सूचन में मिलते हैं, इसके पीछे से अप टू द नेप ऑफ नेक ये C2 नर्व सप्लाई करता है। C2 बेसिकली सर्वाइकल नर्व 2। तो गर्दन में जब C1 C2 के बीच का जो एक स्पेस होता है जहाँ से C2 नर्व निकलती है, प्रोलॉन्ग अगर हम गर्दन हमारी झुकी रहती है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, लेडीज़ जैसे किचन में काम करती हैं, तो इस और मोबाइल, सबसे कॉमन रीज़न मोबाइल या टेबल में जैसे टीचर्स अपनी कॉपी चेक करते हैं, गर्दन फॉरवर्ड फ्लेक्स, फॉरवर्ड बेंड काफ़ी घंटों तक रखने से वो नर्व स्ट्रेच होती हैं। इस वजह से आपको अपर बैक और नेक और अप टू ये मिड ऑफ स्कैल्प से पीछे तक ये पूरा पेन हो सकता है। कई बार इसके वजह से माइग्रेन हेडेक भी आ जाता है। थोड़ा नीचे जाते हैं C4 C5 में तो पूरा हाथ तक दर्द आ सकता है। ठीक है डॉक्टर ने बहुत ब्रीफली आप सभी को बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन इस बीच एक कॉलर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार सर। आलोक जी, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ लीजिए जी। डॉक्टर ऐसा है कि हमारे जो है वेरिकोज वेन हो गया है, पैरों की नसें बिल्कुल सूजी रहती है। अच्छा, हमारा जो है 2001 में ये स्लीप डिस्क का ऑपरेशन हुआ। हाँ डॉक्टर सुन रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। स्लीप डिस्क का ऑपरेशन है, उसके बाद से हमारे डॉक्टर साहब ये पैरों में बहुत ज्यादा समस्या हो गई, मतलब पैरों में झंझनाहट होती है और नसें और ज्यादा फूल गई हैं और सोते टाइम तो इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि हमको उठ उठ के बैठना पड़ता है। घर वालों से बोलते हैं, वो जब तलुआ अलुआ सब वो सहलाते हैं तब थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर अपूर्व, मैं आपसे ही सवाल का जवाब चाहूंगी, फिर मैं डॉक्टर रंजन के पास जाऊंगी। सो ये दो कंडीशंस इसमें मिक्स हो गई हैं। वेरिकोज वेन्स है आपको एक,
और दूसरा जो मैं समझ पाया हूँ आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो उभरी हुई नसें हैं इस वजह से आपके रात के पैर बेचैन नहीं रहते। दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, तो दोनों का अलग से इलाज करना पड़ेगा। वेरिकोज वेन बेटर है अगर आप कोई वैस्कुलर सर्जन या CTVS सर्जन से मिल लीजिए। उसमें पहले तो ट्राई करते हैं कि स्टॉकिंग्स या जो जुराबें होती हैं उनसे ही प्रेशर क्रिएट करके उन वेन्स को दबाया जाता है। और जो आपकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है RLS है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आयरन का सप्लीमेंटेशन, थोड़ा B कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली एक पहले ब्लड टेस्ट होना जरूर चाहिए और उसके साथ आप इसकी RLS की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज भी आप सीख सकते हैं। या तो यूट्यूब पे देख लीजिए या तो नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए। और RLS का कारण समझना जरूरी है। बेसिकली कोई ना कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज और कोई ना कोई नर्व इंजरी के कारण ही RLS होता है। अब नर्व पेरिफ्री यानी लिम्ब में भी कहीं पे नर्व इंजर हो सकती है या कमर पे जहाँ से नर्व का स्रोत होता है। तो कई बार जैसे कोई डिस्क निकलती है उसमें भी कुछ पेशेंट्स में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कंप्लेंट्स होते हैं। सो कहाँ पे वो नर्व डैमेज हो रही है इसके लिए आपके न्यूरोलॉजिस्ट जो भी नज़दीकी हैं वो आपको हेल्प करेंगे लोकलाइज करने में। वेरिकोज वेन और इन पेन्स का कोई संबंध नहीं है आपस में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बताइए, वेरिकोज वेन तो हमको मतलब 16 से पहले सर था डॉक्टर साहब, राइट। तो हम ये बताइए कि ये मतलब मेडिकल कॉलेज में किस विभाग में जाए दिखाने के लिए? आपको एक तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या फिजिशियन मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ये आपके नर्व्स और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को देखेंगे। और जो आपकी वेरिकोज वेन है या तो CTVS सर्जन या तो जनरल सर्जन सर्जरी विभाग में जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। चलिए आलोक कुमार जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं रांची से, एक और कॉलर। मनोज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप जी, सबको नमस्कार। आपके सवाल का जवाब डॉक्टर रंजन कुमार जी देंगे। डॉक्टर रंजन जी आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे आज से करीब 15 साल पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी डॉक्टर डायग्नोज किए थे EMT NCV से। तो और मतलब ग्रेजुअली मतलब दोनों लोअर लिम्स में वीकनेस तो है ही, और वो जो जलन, बर्निंग सेंसेशन ऑन द टॉप एंड टॉप ऑफ द फुट, वो हमेशा से करीब 10 साल से है। तो इनिशियली डॉक्टर गाबापेंटिन देते थे, उसके बाद फिर अभी तो प्रीगाबलिन 2 टाइम हम खाते हैं 75 mg, लेकिन फिर भी मतलब रात को ना, मतलब ये नहीं कहेंगे डेली, लेकिन मंथ में करीब 10 बार हमको उठना पड़ता है ड्यू टू एक्सट्रीम बर्निंग। जी, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर जो एक बार अपने आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा और मीनवाइल अभी अपनी गाबापेंटिन और प्रीगाबेलिन जो सॉल्ट जो ले रहे हैं वो लेते रहिए। और एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना, आपको शायद डॉपलर कराने की ज़रूरत होगी पैरों की, वो करके देखेंगे। फिर कुछ और कॉज तो नहीं है, कुछ और बीमारी बढ़ी तो नहीं है। साथ में विटामिन B12 भी अपना करा लें। वो आप एक बार मिलके डॉक्टर से मिलके इनकी जांच करा लें, तब उसकी बीमारी की कितनी सेवेरिटी है वो पता लगेगी। तो और अपना अगर आपका शुगर भी कंट्रोल नहीं है तब भी ये बढ़ जाता है, तो बेटर रहेगा कि एक बार अपने फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके इनकी जांच कराएं और फिर इसके सही कारणों का पता लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मनोज जी, तो देखिए डॉक्टर रंजन ने भी आपको ये भी सजेस्ट किया है कि आप नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए। और क्योंकि जब भी नसों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी होती है तो हमेशा से आपको डॉक्टर्स का सजेशन यही रहेगा कि नियर बाय डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, और उसके बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाए। डॉक्टर रंजन, अभी हमने ये भी देखा है कि कई बार कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को खासतौर पे जब हम देखते हैं पैरों या हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, क्या इसका भी कुछ नर्व से कनेक्शन होता है या उस दौरान हार्मोन बहुत सारे चेंज होते हैं, इस वजह से भी वो हो जाता है? देखिए कभी कभी नर्व वीकनेस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, पर कभी कभी और भी कॉज हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका हार्ट के फंक्शंस में कुछ बदलाव आए हैं या किडनी के जो ये हार्मोन्स हैं उसमें बदलाव आए हैं। तो इसके लिए एक बार अपने गायनेक के डॉक्टर अगर वो फिर वो सजेस्ट करें तो कार्डियक या को दिखाना चाहिए
अगर पैरों में काफ़ी स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में, अगर कई बार फ्लूइड रिटेंशन से हो जाता है तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट थोड़ी सब जांच करानी चाहिए। और एक बार पहले गानी से मिलते रहें तो वो बता देंगे किस वजह से हो रहा है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ने और बाकी चीज़ों से भी ऐसे हो सकता है, तो उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। सबसे पहले अपने गायनी से वो मिल लें। अगर वो कहते हैं फिजिशियन या कार्डियोलॉजी या नेफ्रोलॉजी के पास जाने की ज़रूरत है तो उनके पास जाएं, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड इससे कई बार ये हो जाता है, फीमेल्स में ऐसा होता है। ठीक है डॉक्टर, यानी प्रेग्नेंट लेडीज के साथ अगर ऐसी समस्या होती है तो पहले आप अपने गायने को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद अगर उनका सजेशन है तो ही आप किसी और न्यूरो डॉक्टर के पास जाइए, अन्यथा जो आपके मेडिसिन है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि समय का हमारे पास थोड़ा अभाव है और इसी वजह से आज के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करेंगे। डॉक्टर अपूर्व शर्मा हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर पीयूष ओझा जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए, हमारे भी सवालों को जवाब देने के लिए। और हेल्दी इंडिया में इसी तरह हम हर शनिवार और रविवार आप लोगों के लिए एक नए विषय लेकर के आते हैं, अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते हैं और आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस पर आप सीधे हमसे कनेक्ट हो सके और डॉक्टर से अपने सवालों के जवाब पूछ सके। अब इंतजार कीजिए, अगले शनिवार और रविवार का दोपहर 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।